बिलियनर फोर्स्ड गर्लफ्रेंड। रात का समय, कोलकाता शहर। करीब रात के 1 बज रहे थे। पूरे शहर में सुकून और शांति का माहौल था, पर एक गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ टेंशन का माहौल था, क्योंकि कल कुछ लड़कियों के लास्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जाम था, यानी उस हॉस्टल की सीनियर्स का। वैसे तो सभी रूम में हलचल हो रही थी, पर एक कमरे में एक लड़की पलंग के ऊपर बैठे अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे माफ करना। मैंने पूरे साल बस मौज मस्ती में ही गवा दिए, पर अब मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास हो रहा है। प्लीज भगवान जी, ये मेरा लास्ट ईयर है, बस कैसे भी इसको पास करवा दो। मैं जिंदगी भर आपके आभारी रहूंगी प्रभु। प्लीज गॉड, प्लीज मुझे सपली से बचा लो। नताशा की ये सारी बातें उसकी रूममेट कम उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया सुन रही होती है। प्रिया अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, अरे बहन, अब हाथ जोड़ने से क्या फायदा। भगवान ने अगर हमारा पास्ट एक बार देख लिया या फिर बस झांक ही लिया ना, तो हमें आशीर्वाद नहीं सजा देंगे। पूरे साल बस हंसी मजाक में ही निकल गए, पता नहीं अब कल क्या होगा। नताशा चिढ़ते हुए प्रिया से कहती है, कर दी ना तूने खराब मेरी प्रार्थना। तेरा बीच में बोलना जरूरी होता है क्या। प्रिया थोड़ा हंसते हुए बोलती है, पता नहीं किसने तेरा नाम नताशा रख दिया। तेरे तो नाम में ये आशा वर्ड घुसा कैसे। मुझे तो हमेशा तेरी बातें सुनकर निराशा होती है। नताशा गुस्से से थोड़ा चिढ़ के बोली, चुप रह, मुझे वैसे भी बहुत स्ट्रेस है। कल से एग्जाम स्टार्ट है, पता नहीं कैसे क्लियर होंगे सारे पेपर्स। मिलिए नताशा और प्रिया से, एक सिंपल सी कॉलेज की स्टूडेंट्स जो उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। दोनों ही बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों ही दिखने में बहुत खूबसूरत थी। प्रिया जो थोड़ी सांवली थी, पर उसका फेस कट बहुत ज्यादा सुंदर और शार्प था। उसकी हाइट और वेट भी नॉर्मल थी। बट नताशा, जिसका कलर मिल्की वाइट था, उसकी आंखें भूरी कलर की थी और हाइट बस 5 फुट 1 इंच। वो बहुत दुबली पतली थी, बट फिर भी वो दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगती थी। उसकी खूबसूरती और आवाज के पीछे तो कॉलेज के आधे लड़के दीवाने थे। वो दोनों ही शहर के सबसे बड़े कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, जिसमें दोनों को ही स्कॉलरशिप मिली थी। नताशा पढ़ने में भले ही वीक थी, बट वो एक बहुत अच्छी सिंगर थी। अपनी सिंगिंग के बलबूते से ही उसे इतने बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। वो हमेशा से उसी शहर के एक अनाथालय में रहती थी। वो और प्रिया बचपन से ही साथ रही है। नताशा को म्यूजिक डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप मिली, तो वही प्रिया को पढ़ाई में स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से दोनों सहेलियों ने साथ में ही इस कॉलेज में एंट्री ली। और अब देखते ही देखते उनका लास्ट ईयर भी आ गया। दोनों ने ही अपने कॉलेज लाइफ को बहुत एंजॉय किया था। नताशा हमेशा से ही सिंगिंग पे ज्यादा बिजी रहती, पर उसी की उल्टा प्रिया, जिसे पढ़ना बहुत पसंद था। प्रिया जो स्टडी टेबल में बैठ के पढ़ रही होती है, और नताशा जो बिस्तर में अपने सारे बुक्स फैला के अपने सर में हाथ दिए बैठी हुई थी। तभी उसने अचानक से बोला, नहीं नहीं, कैसे भी करके इस कॉलेज से पीछा छुड़ाना है। अभी तो मुझे अपने म्यूजिक करियर पे भी फोकस करना है यार। पता नहीं मैं जिंदगी भर कहीं सप्ली ना देते रह जाऊं। पढ़ ले नताशा, पढ़ ले। प्रिया जो नताशा की उल जुलूल बातें सुन थोड़ा स्माइल कर करके पढ़ रही थी। तभी पीछे से नताशा जोर से प्रिया पर लिपटते हुए बोली, कितना पढ़ेगी प्रियो, मुझे अच्छे से पता है कि इस साल भी तू ही टॉप करेगी, और उसके बाद एक अच्छे से कंपनी में जॉब। प्रिया जो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मैं जॉब करूंगी ग्रेजुएशन के बाद, बट आप क्या करेंगे मिस नताशा। नताशा जो बिस्तर के ऊपर चढ़ के बोली, मैं तो सिंगर बनूंगी, लोगों के दिलों में राज करूंगी, दिलों में। ये ग्रेजुएशन वगैरह तो बस नाम का है। प्रिया के फोन में तभी एक नोटिफिकेशन आया। प्रिया जो नताशा को अचानक हैरानी से अपना फोन दिखाते हुए बोली, आशु, ये देख, वो लंदन वाला माफिया है ना, VR, वो क्या नाम है उसका, पता नहीं, शायद विक्रम कुछ है। देख, वापस किसी रेपिस्ट को बेदर्दी से मार डाला उसने। ये देख, पूरे सोशल मीडिया में उस रेपिस्ट की लाश वायरल हो गई है। नताशा जो उस लड़के की डेथ बॉडी फोन में देख घबरा के बोली, कितनी बेरहमी से मारा है,
उस माफिया ने। प्रियो, ये देखना, उसने कैसे इस रेपिस्ट के सीने में अपना नाम लिखा है। वो क्या, VR। प्रिया भी फोटो देख के बोली, कमाल है ना यार, जो काम हमारे कानून के लोग नहीं कर पाए, पुलिस नहीं कर पाई, वो काम एक माफिया कर रहा है। कमाल का है ये माफिया VR। रेपिस्ट लोगों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। प्रिया जो ये बोल के नताशा की ओर पलटी तो देखती है कि वो चुपचाप बिस्तर में सिकुड़ के बैठी हुई थी। प्रिया उसके पास जाके बोली, ओए, क्या हुआ? अभी तक तो किसी बॉल की तरह यहाँ वहां उछल रही थी, फिर अब यूं सिकुड़ क्यों गई? नताशा जो उसे डरते हुए बोली, यार, तुझे पता है ना, मुझे ये मर्डर वर्डर की बातें बिल्कुल नहीं पसंद। दिल घबराता है मेरा। और ऊपर से तूने तो मुझे एक लाश की फोटो दिखा दी। यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई हैवान ही होगा जो किसी इंसान को ऐसे बेदर्दी से मार सकता है। प्रिया जो उसकी बातें सुन हंसते हुए बोली, अबे फट्टू, डर गई क्या तू? सोच, कोई माफिया, अरे कोई और ही क्यों, ये VR ही तेरे प्यार में पड़ जाए तो तब तेरा क्या होगा? नताशा जो अपनी आंखें बड़ी करके बोली, पागल वागल हो गई है क्या? ये क्या बकवास कर रही है? कोई माफिया क्यों पड़ेगा मेरे प्यार में? प्रिया हंसते हुए बोली, अरे क्यों नहीं पड़ेगा? तू इतनी सुंदर जो है, पूरे कॉलेज के लड़के फिदा हैं तेरी खूबसूरती और आवाज के पीछे। मैं तो बोल रही हूँ, अगर मैं लड़का होती तो मैं तो अब तक तुझसे शादी कर भी चुकी होती। मेरी गोरी गोरी सी आशू, कह के प्रिया उसके दोनों चिक्स को रब करने लगी। नताशा जो खुद को छुड़ा के बोलती है, क्या कर रही है यार? भगवान ना करे कि तेरी ये बात कभी भी सच हो। मुझे नफरत है माफिया लोगों से, कितने बेदर्द होते हैं वो। फिर से कभी मुझे ये सब मजाक में भी मत बोलना, समझी? प्रिया जो नताशा का गुस्सा देख बोली, सॉरी सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुझे माफिया लोगों से इतनी चिढ़ है। फिर नहीं बोलूंगी, अच्छा सॉरी। पर नताशा जो उसकी ओर रूठ के दूसरी ओर अपना मुंह करके बैठ जाती है। प्रिया बोली, अरे यार, मान भी जाना, इतना नाराज क्यों हो रही है? बोल तो रही हूँ सॉरी। नताशा बोली, सिर्फ सॉरी बोलने से नहीं होगा, तुझे मेरी एक बात माननी होगी, तभी मैं तुझे माफ करूंगी। प्रिया बोलती है, अच्छा बेटे, क्या बात माननी होगी तेरी? आशा जो उसकी ओर पलट के एक्साइटेड होके बोली, चलना यार, आइसक्रीम खा के आते हैं। प्रिया जो उसकी आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, क्या 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 क्या? बदमाश कहीं की, तू इतनी देर से क्या ड्रामा कर रही थी? और क्या कहा तूने? आइसक्रीम खाएगी, वो भी इतनी रात को? बस सपने देखते रह आइसक्रीम के। मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली। नताशा जो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे प्लीज यार, चल ना, क्यों ड्रामा कर रही है? मुझे ना टेंशन के मारी क्रेविंग हो रही है, वो भी आइसक्रीम की। और वैसे भी हम कौन सा वार्डन मैम से परमिशन मांग के जाने वाले हैं? चलना, चलते हैं अपने पीछे वाले अड्डे से, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम फटाफट आइसक्रीम खा के वापस भी आ जाएंगे। प्रिया बोलती है, ओ हेलो, वो हमारा नहीं तेरा अड्डा है, तूने इन्वेंट किया है वो अड्डा। वो रास्ते से तू छुप छुप के अपने सिंगिंग ऑडिशन के लिए जाती है। मैं कोई रूल ब्रेक नहीं करूंगी हॉस्टल का। वैसे भी टाइम देख एक बार, रात के 9 बज रहे हैं नताशा, और तुझे इस वक्त आइसक्रीम खानी है? नताशा जो उसकी पूरी बातें सुन बिस्तर में बैठते हुए बोली, सही कह रही है तू, बहुत रात हो गई है। तुझे पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब मैं मम्मा और पापा के साथ रात को 11-11 बजे निकला करती थी आइसक्रीम खाने के लिए। प्रिया जो देखती है कि नताशा पुराने पलों को याद कर रही थी, वो नताशा से पूछी, आशु, तेरी तरह तेरे मम्मी पापा को भी आइसक्रीम बहुत पसंद था क्या? नताशा जो उसकी ओर देख के मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, वो दोनों तो मुझे मना करते थे रात के टाइम आइसक्रीम खाने से, पर मेरी जिद के आगे दोनों ही हार मान जाते थे। मेरा नसीब तो देख, भगवान ने मुझसे उन दोनों को ही छीन लिया। कह के नताशा की खूबसूरत आंखों से थोड़ा पानी छलक गया। प्रिया अपनी दोस्त का ये उदास चेहरा देख नहीं पाई और खड़ी होकर बोली, अच्छा ठीक है, सिर्फ एक आइसक्रीम खाना, नहीं तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। नताशा जो उसकी ओर हैरानी से देखती है। प्रिया हंसते हुए बोली, अब जल्दी चल, रात के 12 बजाएगी क्या? आके पढ़ाई भी करनी है हमें, जल्दी चल।
नताशा, जिसके चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आ गई, वो उठ के प्रिया को गोल गोल घुमाते हुए बोली, थैंक यू 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 सो मच, सो मच। तू यही रुक, मैं 2 मिनट में रेडी होके आई। प्रिया जो पीछे से उसका हाथ पकड़ के बोली, ओह, उंगली क्या दिया, तू तो हाथ खींचने लगी। कोई जरूरत नहीं है चेंज वेंज करने की, तूने भी नाइट सूट पहना हुआ है और मैंने भी। मेरा तो पता नहीं, पर तू इन कपड़ों में भी बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये चेंज वेंज करने का नाटक छोड़ और जल्दी से चल, मुझे आके रिवीजन भी करना है। नताशा जो हंसते हुए बोली, तुझे पता है, तू मुझे डांटते डांटती सही पर मेरी तारीफ कर जाती है। अच्छा पापा, मैं नहीं जा रही चेंज करने, हम ऐसे ही चलते हैं, ठीक है? अब जल्दी चल, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। कह के दोनों सहेलियां हॉस्टल के पीछे वाले रास्ते से चोरी छुपे वहां से निकल जाती है और किसी को कानों कान पता नहीं चलता। दोनों ही बाहर निकल के खूब हंसती है। वो दोनों बहुत एक्साइटेड थी। नताशा जो बोली, देखा, मजा आ गया ना, किसी को पता नहीं चला कि हम लोग बाहर आ गए हैं। प्रियू, किसी ने अगर तुझे निकलते हुए देखा होता ना, तो कोई भरोसा ही नहीं करता कि कॉलेज की टॉपर रात को अंधेरे में ये सारे काम करती है। कह के नताशा खुद ही जोर जोर से हंसने लगी। प्रिया जो मुंह बनाते हुए बोली, तो खुद ही देख ले कि तेरे लिए ये क्लास टॉपर छपड़ी गल बन चुकी है। अब जल्दी चल, आइसक्रीम नहीं खानी क्या तुझे? नताशा जो उसे पुचकाते हुए बोली, हाँ मेरी प्रियू, अब चल जल्दी, मुझे मेरे पहले प्यार, मेरे आइसक्रीम से मिलवा दे। प्रिया जो बोलती है, पहला प्यार? ओए, तो मैं कौन हूँ? नताशा जो उसके चिक्स को पुल करते हुए बोली, भागते हुए बोली, छपरी गर्ल और क्या। प्रिया भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते करते मेन रोड में आ गए। रोड में थोड़ी बहुत हलचल थी, पर फिर भी ज्यादा लोग नहीं थे। दोनों लड़कियां जाके अपने लिए आइसक्रीम लेने लगी। तभी दूर कार में बैठे एक इंसान की नजर दूर खड़ी नताशा पर गई। वो आदमी अपने चेहरे से काले चश्मे को उतारता है और जल्दी से अपना फोन निकालकर एक स्केच देखता है। ये स्केच और किसी का नहीं, बल्कि खुद नताशा का था। वो आदमी एक बार नताशा की ओर देखता तो एक बार फोन वाले स्केच की ओर। उसने देखा कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश वो और उसकी पूरी टीम महीनों से कर रही है। उस आदमी ने काले कपड़े पहने हुए थे और ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ था। उसकी उम्र करीब 34-35 होगी। वो आज इतना खुश था कि खुशी के मारे कुछ बोले ही नहीं पा रहा था। वो बस एक बार फोन की ओर देखता तो एक बार नताशा की ओर देखता। बगल में बैठा इंसान जिसकी ड्रेसिंग बिल्कुल उसी की तरह थी और उसकी उम्र भी करीब 34-35 ही थी, वो उसकी इन हरकतों को देख उसे टोकते हुए बोला, रवि तू ठीक तो है? एक तो हमारे पूरे बॉडीगार्ड्स की ग्रुप में महीनों से इतना बड़ा प्रेशर है। हम लोग कितना ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। कितने टाइम से खुद अपने शहर से दूर इस कोलकाता शहर में आके बैठे हैं, पर हमारा मिशन है जो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ सबका दिमाग खराब हो गया है और तू बेशर्मों की तरह यहाँ बैठे बैठे मुस्काए जा रहा है। रवि जो उसकी ओर आश्चर्य से देख के बोला, अरे सूरज, मेरी तरह तू भी हैरान हो जाएगा। महीनों का मिशन आज जाके फाइनली सक्सेसफुल हो गया। वो देख, मिल गई वो लड़की। सूरज ने जैसे ही उस ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हकलाते हुए बोला, इसका मतलब हमारे मिशन कंप्लीट हो गया? अब तो बॉस हम लोग को रिवॉर्ड देंगे। तभी शॉप से नताशा और प्रिया जाने लगी, जिसे देख रवि जल्दी से बोला, देख 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 देख, वो लोग तो निकल रही है। सूरज भी उस ओर देखते हुए बोला, तो सोच क्या रहा है, कार स्टार्ट कर। अगर ये लड़की हाथ से निकल गई ना तो बॉस हमें ऊपर का टिकट कटवा देंगे। वो दोनों बॉडीगार्ड्स जल्दी से कार को नताशा और प्रिया की तरफ टर्न करके उनका पीछा करने लगे। सूरज रवि को बोलता है, तो ड्राइव कर, मैं सर को फोन करके बताता हूँ। कह के सूरज कॉल करके अपने सर को बोला, हेलो सर, वो लड़की मिल गई, उसके साथ एक और लड़की भी है।
आगे क्या करना है? कॉल के साइड वाला आदमी बोला, सच बोल रहे हो? क्या सच में मिल गई हमारी लेडी बॉस? सूरज कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ सर, मिल गई। अब आगे क्या करना है वो बताइए। कॉल से उनके सर प्रतीक बोले, हमारी टीम की फीमेल बॉडीगार्ड्स को बुलवाओ। हमारी लेडी बॉस और उनके साथ जो है उन्हें भी बेहोश करके कार में बैठा लो। ध्यान रहे वो हमारी लेडी बॉस हैं, उन्हें सिर्फ फीमेल ही टच करे। अगर तुम में से किसी ने उन्हें छुआ भी तो हमारे बॉस तुम लोग की जान ले लेंगे, समझे? सूरज जो डर के बोला, कैसी बात कर रहे हैं सर, वो हमारी भी लेडी बॉस है। जितनी इज्जत हम बॉस की करते हैं उतनी ही हमारी लेडी बॉस की भी करते हैं। आप बेफिक्र रहिए, हम जल्द से जल्द लेडी बॉस को ले आते हैं। कह के सूरज कॉल कट कर देता है और रवि के साथ मिलके पूरी प्लानिंग करने लगता है और अपनी फीमेल गार्ड को भी बुला लेता है। यहाँ प्रतीक जो कॉल कट करते ही पूरी टीम को ये गुड न्यूज़ दे देता है कि फाइनली उन्हें उनकी लेडी बॉस मिल ही गई। उन्होंने तुरंत एक कॉल लगाया। ये कॉल इंटरनेशनल था। लंदन के एक बड़े से बिल्डिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग चल रही थी। मीटिंग रूम में इस वक्त पूरा अंधेरा था और एक एम्प्लॉय प्रोजेक्टर ऑन करके अपनी प्रेजेंटेशन अपने बॉस के सामने दे रहा था। मीटिंग की मेन चेयर में एक आदमी जो बड़े रुतबे और शान से बैठा हुआ था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव और चार्मिंग थी कि सारी फीमेल एम्प्लॉय बार बार उन्हें ही देखे जा रही थी। पर उस शख्स का ध्यान सिर्फ मीटिंग पर था। सच, ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसा रुतबा तो सिर्फ वीआर पर ही सूट करता है। यानी विक्रम राठौर, ऊंचा लंबा कद, फेस फीचर बिल्कुल शार्प, परफेक्ट जॉ लाइन और उनकी मस्कुलर बॉडी किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना सकती है। ब्लैक कलर के आउटफिट में उनका गोरा रंग और शार्प फेस और ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। पर जितने चार्मिंग वो थे उतना ही रूड और हार्टलेस और गुस्से वाले भी। चलती मीटिंग में उन्होंने देखा कि उन्हें प्रतीक का कॉल आ रहा है। वो उसके कॉल को देखते ही जल्दी से कॉल पिक करते हैं। कॉल में प्रतीक जो एक सांस में ही उन्हें सारी बातें बता देता है। पूरी बात सुनते ही वीआर के चेहरे में एक खतरनाक और बेहद अट्रैक्टिव स्माइल उतर आई। मीटिंग में बैठे सारे लोग उनकी स्माइल देख के हैरान रह गए। विक्रम जो बिना किसी से कुछ कहे बीच मीटिंग में ही वहां से निकल जाते हैं। मीटिंग में बैठे सब लोग उनके इस कैजुअल बिहेवियर से हैरान रह गए। विक्रम जिनके लिए अपना काम सब कुछ था, उन्हें अपने काम से प्यार था, तो फिर ऐसा इंसान भला इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ ऐसे अचानक से कहाँ चला गया? यहाँ दूसरी तरफ कोलकाता शहर में प्रिया और नताशा साथ में चले जा रहे थे। ठंड की रात होने की वजह से उस टाइम सड़क पूरी सुनसान थी। दोनों सहेलियां मन मस्त मगन अपनी ही धुन में चले जा रही थी। नताशा जिसके दोनों हाथ में दो दो आइसक्रीम थी, एक हाथ में बटर स्कॉच तो दूसरे हाथ में वनीला, वो एक एक करके बारी बारी से मजे मजे से दोनों आइसक्रीम चखे जा रही थी। प्रिया जिसके हाथ में एक ही नॉर्मल वनीला आइसक्रीम थी, वो नताशा को देख गुस्से में बोली, बोला था ना तुझे कि एक ही आइसक्रीम लेना, लेकिन नहीं, जबरदस्ती दो आइसक्रीम ले ली। और शॉप में तो ऐसे बेचारी बिहेव कर रही थी जैसे मैं तुझे कुछ खाने ही नहीं देती। तेरी उस ओवर एक्टिंग को देख दुकानदार सोच रहा होगा कि मैं तुझे घर ले जाके मारती पीटती हूँ। नताशा जो उसकी बात पे जोर जोर से हंसते हुए बोली, तो ठीक ही तो लगा, तू मुझे मारती ही तो रहती है। 5 साल की थी जब अनाथालय में आई थी, तब से लेकर आज तक सिर्फ तेरी बातें सुनती हूँ और तुझसे मार खाती रहती हूँ, और वो भी इसीलिए क्योंकि तू मुझसे 2 महीने बड़ी है। तू ही बता, क्या ये मुझ जैसी नाजुक और बेचारी लड़की पे अत्याचार नहीं है? प्रिया जो ये सुनते ही नताशा के कानों को खींचते हुए बोली, ओह हेलो, बचपन से लेकर आज तक तेरी हर प्रॉब्लम का हल ना मैं ही निकालते आई हूँ। तुझे तो बस प्रॉब्लम में फंसना आता है। अगर मैं ना रहूँ ना तेरी लाइफ में तो तू खुद जाके मुसीबत को गले लगा लेगी। उन दोनों की इस
क्यूट सी कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तभी कुछ लड़कियां जिन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, वो लोग आके चारों ओर नताशा और प्रिया को घेर लेती हैं। नताशा और प्रिया तो अचानक उन लड़कियों को देख हैरान ही हो गई। वो दोनों कुछ बोलती या करती कि उससे पहले ही उनके चेहरे में पीछे से दो लड़कियों ने रुमाल रख दिया, जिसकी वजह से नताशा और प्रिया उसी वक्त बेहोश हो गई। वो सारी लड़कियां मिलके नताशा और प्रिया को कार में अच्छे से बैठा देती है। कार चलने लगी। आगे बैठे सूरज और रवि बहुत खुश थे। सूरज वापस अपने सर प्रतीक को फोन लगा देते हैं। प्रतीक झट से उसका फोन उठा के बोले, हाँ बोलो, काम हो गया ना? सूरज खुशी से बोला, हाँ हाँ सर, काम हो गया। हमने अपनी लेडी बॉस को और उनके साथ वाली लड़की को उठा लिया। कॉल में प्रतीक बोले, वेरी गुड। अब जल्दी से हमारी लेडी बॉस की एक फोटो खींचो और मुझे सेंड करो। बॉस उन्हें देखना चाहते हैं। सूरज बोलता है, ओके सर, अभी सेंड करते हैं। कह के सूरज कॉल कट करता है। रवि जो बोला, क्या कहा सर ने? सूरज नताशा की फोटो खींचते हुए बोला, हमारे बॉस लेडी बॉस को देखना चाहते हैं, इसीलिए फोटो मंगवाई है। लो, भेज भी दिया मैंने। वैसे मानना पड़ेगा हमारे बॉस की चॉइस को। हमारी लेडी बॉस कितनी प्यारी है। ये फोटो देखकर तो हमारे बॉस बहुत खुश हो जाएंगे। रवि बोलता है, खुश तो होना ही है बॉस को। आखिर इतने महीनों बाद हमने फाइनली हम सबकी लेडी बॉस को ढूंढ ही लिया। पीछे से एक लड़की बोलती है, सही कहा भाई, इन्हें ढूंढने के लिए तो बॉस ने दिन रात एक कर दिया था और हमारी तो खटिया ही खड़ी कर दी। इतने महीनों की मेहनत के बाद फाइनली हमें सक्सेस मिल ही गई। बॉस क्या, हम सब भी बहुत खुश हैं इनके मिलने से। यहाँ इन सब बातों से अनजान कार में नताशा और प्रिया अपनी सुध बुध गवा बेहोशी से पड़ी हुई थी। यहाँ दूसरी तरफ एक प्राइवेट चॉपर में विक्रम बड़ी शान से बैठे हुए थे। उनके चेहरे को देख के कोई नहीं बोल सकता था कि वो अंदर से कितने खुश थे। वो लंदन से अपने प्राइवेट चॉपर में बैठ मुंबई जा रहे थे, जहां वो फाइनली उस लड़की से मिलने वाले थे जो अक्सर उनके दिलो दिमाग में छाई हुई रहती है। उनके चेहरे में इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो चुपचाप विंडो के बाहर शांत बादल को देख रहे थे। तभी उनके फोन में प्रतीक, जो उनका पर्सनल असिस्टेंट था, उसने एक फोटो भेजी। विक्रम, जो प्रतीक की नोटिफिकेशन को देख तुरंत अपना फोन टेबल से उठा उस पिक्चर को खोल देते हैं। पिक्चर देखते ही उनके चेहरे में एक रेयर वाली स्माइल आ गई। वो तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि नताशा की थी, जो बेहोशी की हालत में भी उस फोटो में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। विक्रम, जो नताशा के उस फोटो को नशे से देखे जा रहे थे। इस वक्त उनके आसपास कोई नहीं था। वो अपना सर सीट में टिका के आराम से बैठ जाते हैं और बड़े सुकून से नताशा की उस फोटोग्राफ को देखने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कुछ घंटे बाद नताशा, जिसे होश आने लगा, वो अपने आँख को हल्के से मलने लगी और धीरे धीरे बेड से उठ के बैठ गई। अब पूरी तरीके से होश में थी। उसने देखा कि वो एक बेड में है और उसके बगल में ही प्रिया, जो अभी भी बेहोश है। वो एक बड़े से रूम में थी। वो रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और क्लासी लग रहा था। नताशा, जो धीरे धीरे बेड से उतरती है, उसने सामने एक गेट देखा। वो डरते डरते गेट के पास गई और हल्के से गेट को खोलने लगी। उसने देखा कि गेट के पास दो आदमी काले कपड़े पहने खड़े हुए थे, जिनके हाथों में गन भी थी। वो दोनों सामने की ओर देख रहे थे। नताशा गन देखते ही जितने कॉन्फिडेंस से दरवाज़ा खोली थी, उतनी ही स्पीड से उल्टा हो जाती है और उल्टे पांव वापस भी आ गई। उसने एक नज़र प्रिया की ओर देखा, जो अभी भी बेहोश थी। उसे डर तो लग रहा था, पर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। वो उस रूम के यहाँ वहाँ चलने लगी। तभी उसने रूम में एक खिड़की देखी। वो खिड़की बहुत छोटी थी। नताशा बोली, इतना बड़ा कमरा, पर खिड़कियां इतनी छोटी छोटी क्यों? वो उस खिड़की से पर्दे को हटाती है
जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसकी आंखें फटी रह गई। खिड़की के बाहर सिर्फ और सिर्फ सफेद बादल थे। उसने 2 कदम पीछे लिए। उसे तो बहुत बड़ा शौक लगा। शौक के मारे तो मानो उसकी आवाज ही चली गई। बादलों को देख वो डरी नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। आखिर उसके प्लेन में बैठने का सपना आज पूरा जो हो गया था। वो वैसे ही एक्साइटेड होकर खिड़की से बादलों को देखने लगी। वो हकलाते हुए बोली, मैं प्लेन में हूँ, मैं प्लेन में हूँ, मैं प्लेन में हूँ। हे भगवान, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही ना। कह के वो खुद ही अपने आप को हल्की सी चूटी काटती है और फिर खुद ही दर्द से थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, आ, 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 मैं कोई सपना नहीं देख रही। मैं तो सचमुच प्लेन में हूँ। वो दौड़ के प्रिया के पास जाती है और इसे जोर जोर से बेहोशी की हालत में हिलाने लगती है। पर प्रिया जो टस से मस नहीं हो रही थी। नताशा जो बहुत एक्साइटेड थी, वो दौड़ के पानी का जग लाती है और पूरा का पूरा उसके चेहरे में उड़ेल देती है। प्रिया जो पानी पड़ते ही होश में आई। होश में आते ही उसने देखा कि नताशा उसे हिलाए जा रही है और कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। नताशा का ये हाल देख वो घबरा गई और उसे कल रात वाला इंसिडेंट याद आ गया। कैसे कुछ लड़कियां मिलकर उन दोनों को किडनैप कर लेती है। प्रिया जल्दी से उठी और नताशा को पकड़ बोली, क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? तू ठीक तो है ना? नताशा जो प्रिया को जोर से गले लगाती है। प्रिया जिसे नताशा की हरकतें समझ ही नहीं आ रही थी, वो उसे खुद से दूर करके देखी तो वो बड़ी एक्साइटेड लग रही थी और उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया और उसने नताशा को एक जोर से चांटा मारा। नताशा जिसकी थप्पड़ खाते ही आवाज खुल गई, वो उठ के प्रिया को बोली, आह, मार क्यों रही है? मुझे मारने के अलावा तुझे और कुछ नहीं आता क्या? प्रिया जो सुकून की स्माइल लेके बोली, हाँ, थैंक गॉड कि तेरी आवाज वापस आ गई। अब मुझे अच्छे से बता कि तब से तू ये क्या बोलने की कोशिश करे जा रही थी? नताशा जो प्रिया को बोली, तुझे पता है प्रिया, मुझे बचपन से शौक था ना प्लेन में बैठने का, वो फाइनली आज के दिन पूरा हो गया। प्रिया जो हैरानी से बोलती है, क्या बकवास कर रही है तू? आवाज के साथ साथ थोड़ी देर के लिए दिमाग भी चली गई थी क्या? नताशा बोली, अरे मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, चल मेरे साथ। ये कह के वो प्रिया को अपने साथ खिड़की के पास ले गई और उसे आसमान में चल रहे उन बादलों को दिखाया और खुशी से बोली, ये देख, हम प्लेन में है प्रिया, प्लेन में। प्रिया जो बाहर का नजारा देख दंग रह गई। नताशा जो बड़ी एक्साइटेड थी। प्रिया नताशा की ओर मुड़ी और उसे वापस एक तमाचा मारा। नताशा जो प्रिया को देख शिकायत करते हुए बोली, क्यों मारे जा रही है यार? मुझे क्या कर दिया मैंने तेरा? मुझे लगती है ना तेरे हाथ से यार। प्रिया जो नताशा के दोनों कंधों को हिला के बोली, अरे बेवकूफ लड़की, हम किडनैप हो गए हैं और तुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हम प्लेन में बैठे हुए हैं? आवाज के साथ साथ तेरी अक्ल भी चली गई थी क्या? कौन हमें यहाँ लेके आया है, उसका क्या मकसद है, हम कहाँ फंस गए, ये सब सोचने की जगह तुझे यहाँ मजा आ रहा है, बेवकूफ। नताशा जो उसकी बातें सुन बड़ी मासूमियत से अपना सर झुका लेती है। पर कोई और भी था जो उन दोनों की सारी हरकतों पर, स्पेशली नताशा की हरकत पर अपनी नजर बनाए हुए थे। उस रूम के चारों ओर सीसीटीवी और माइक लगे हुए थे, जिसे कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रम अपने लैपटॉप के थ्रू सब कुछ देख रहे थे। उनकी नज़र बस उनकी नताशा पे थी, जो प्रिया से बार बार पिटे जा रही थी। उन दोनों की बातें सुन और नताशा की हरकतें देख रुद्र के चेहरे में वापस वो रियर वाली स्माइल आ जाती है। यहाँ नताशा और प्रिया इन सबसे अनजान बातें करी जा रही थी। तभी उनके कमरे में प्रतीक और एक बॉडीगार्ड आते हैं। प्रिया और नताशा उन दोनों को देख घबरा गई और भाग के बिस्तर में जाके बैठ गई। प्रतीक उन दोनों को डरता हुआ देख बोले, अरे नहीं नहीं मैम, आप डरिए मत, मैं तो बस आप दोनों की आवाज से यहाँ चला आया। मुझे लगा आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग मुझे बता सके। आप लोग कुछ लेंगी? जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह?
वो सुबह के 5 बज रहे हैं ना, मुझे लगा आप लोग से कुछ ब्रेकफास्ट का पूछ लूं। प्रिया जो टाइम सुन के शॉक हो जाती है, वो बिस्तर में ही खड़े होके बोली, क्या कहा? 5 बज गए? अरे 10 बजे तो मेरे एग्जाम है और मैंने तो कुछ अभी तक रिवीजन भी नहीं किया। नताशा जो उसे खींच के वापस अपने पास बैठा के बोली, अरे रिवीजन छोड़, एग्जाम ही नहीं दे पाएगी पागल, तो अभी आसमानों में है। नताशा प्रतीक की ओर देख के थोड़ी हिम्मत करते हुए बोली, ये कौन सा गैंग है तुम लोग का? ये क्या तरीका होता है? पहले तो किडनैप करते हो और अब खातिरदारी कर रहे हो। चाहते क्या हो तुम लोग हमसे? प्रतीक बोलता है, नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस आपको अपने साथ लेके जा रहे हैं। महीनों से हमारी पूरी टीम आपको ढूंढ रही थी, पर आप हमें मिल ही नहीं रही थी। फिर फाइनली कल आप हमें मिल गई, इसीलिए हम आपको आज अपने साथ लेके जा रहे हैं। नताशा जो एक नजर प्रिया को देखी और वापस प्रतीक की ओर पलट के बोली, क्या मतलब लेके जा रहे लेके जा रहे लेके जा रहे? मैं क्या कोई भिंडी आलू हूं, जो पसंद आ गई तो उठा लिया और अपने घर लेके जा रहे हो? मैं तो तुम लोग को ठीक से जानती भी नहीं हूँ, पहली बार मिल रही हूँ, फिर मुझे किस लिए लेके जा रहे हो? प्रतीक जवाब देते हुए बोला, मैम आप हमें नहीं जानती पर हमारे बॉस को अच्छे से जानती हैं। हम आपको उन्हीं के पास लेके जा रहे हैं। याद है कुछ महीने पहले आपने उनकी जान बचाई थी, बस तब से ही आप उन्हें बहुत पसंद आ गई हैं। हम और हमारे बॉस की पूरी टीम आपको ना जाने कब से ढूंढे जा रही थी। खैर अब तो आप हमें मिल गई, हम यहाँ से चलते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा। कह के प्रतीक और वो बॉडीगार्ड दोनों ही रूम से निकल जाते हैं। नताशा और प्रिया के तो होश ही उड़ गए। प्रिया नताशा की ओर मुड़ी और नताशा का चेहरा अपने सामने करके बोली, नताशा तूने किसकी जान बचाई थी? नताशा जो फ्लैशबैक में चली गई और पूरी बात प्रिया को बताने लगी। नताशा को बोलता हुआ सुन विक्रम भी पास्ट की यादों में चले गए और लैपटॉप को बंद करके साइड रख दिया। विंडो की ओर देख अपनी और नताशा की वो पहली मुलाकात याद करने लगे। फ्लैशबैक ऑन। मुंबई शहर, रात का वक्त था। विक्रम अपनी कार की पीछे वाली सीट में आराम और सुकून से बैठे हुए थे। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। आज विक्रम काफी दिनों बाद अपने किसी काम से इतनी रात को करीब 2 बजे बाहर थे। इस वक्त उनके आसपास उनके बॉडीगार्ड्स नहीं थे, क्योंकि वो अपने किसी बहुत प्राइवेट और सीक्रेट मीटिंग में गए थे। पर इस बात का पता उनके कुछ दुश्मनों को चल गया। उनकी कार अभी किसी ब्रिज के पास चल रही थी, तभी उनके कार के पीछे 2 ट्रक साथ में चलने लगी। विक्रम जो इस वक्त बड़े आराम से अपनी आंखें बंद किए बैठे हुए थे, इस बात से अनजान कि उनके कुछ दुश्मन इस वक्त उन्हें जान से मारने के लिए बेताब हैं। 2 ट्रक जो अब तक सिर्फ विक्रम की कार का पीछा कर रही थी, पर मौका पाते ही दोनों ट्रक ने ही विक्रम की कार पर अटैक करना शुरू कर दिया। विक्रम जो इस हलचल से समझ जाते हैं कि उन पर अब कोई जानलेवा अटैक होने वाला है। यहाँ दोनों ट्रक मिलकर विक्रम की कार को कुचलने लगे। विक्रम जल्दी से अपने ओवरकोट के अंदर से गन निकाल ट्रक के ड्राइवर की ओर शूट करने लगे, पर दोनों ट्रक में काफ़ी सारे आदमी थे जो इस हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। वो लोग विक्रम की ओर शूट करने लगे। विक्रम ने जैसे ही नोट किया कि कम से कम 50 से 60 आदमी जो ट्रक के पीछे हैं और सबके पास गन्स भी हैं, वो समझ गए कि ये अटैक काफ़ी टाइम से प्लान किया गया है। उनकी कार वैसे तो बुलेट प्रूफ थी, पर बार बार शूट होने की वजह से विंडो के सारे कांच टूट जाते हैं। ड्राइवर का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। इस वक्त उनकी कार एक ब्रिज के ऊपर फंसी हुई थी। विक्रम ड्राइवर को बोले, बचना चाहते हो तो जल्दी से ब्रिज के नीचे वाले पुल में कूद जाओ। ड्राइवर जो इस वक्त काफ़ी डरे हुए थे, पर वो अपने बॉस के प्रति बहुत वफादार भी थे, वो बोले, नहीं बॉस, मैं आपको इस सिचुएशन में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। विक्रम बोले, पागलों वाली बात मत करो।
कह के वो आगे वाली सीट में आ जाते हैं और ड्राइवर के पास वाले गेट को खोल उसे धक्का मार देते हैं। ड्राइवर जो सीधा ब्रिज के नीचे वाले बड़े से पुल में गिर जाता है। जो लोग अटैक कर रहे थे उनका टारगेट सिर्फ विक्रम थे। उन्होंने उस ड्राइवर को नजरअंदाज किया और मौके का फायदा उठा एक आदमी ने विक्रम के सीने में शूट कर दिया। विक्रम जल्दी से खुद को संभालते हुए गाड़ी का गेट बंद कर देते हैं। गेट बंद करते ही दोनों ट्रक मिलकर विक्रम की कार को कुचलने लगी ताकि कार ब्लास्ट हो जाए और वही विक्रम की डेथ हो जाए। पर विक्रम जो कार स्टार्ट कर अपनी कार सीधा ब्रिज के नीचे गिरा देते हैं और खुद भी उस पूल में डूब जाते हैं। ट्रक से सारे आदमी निकल हंसने लगे। उन्हें लगा कि इतने गहरे पुल से विक्रम उस हालत में नहीं बच पाएंगे। सब बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब थोड़ी ही देर में विक्रम की मौत हो जाएगी और उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। पर उन लोगों को क्या पता था कि विक्रम की मौत इतनी भी आसान नहीं थी जो उन्हें इतनी जल्दी आ जाए। ऐसे मौत के खेल से तो वो अक्सर ही टकराते रहते हैं। विक्रम जो खुद को संभालते हैं, कार के अंदर पूरी तरीके से पानी भर गया। वो कार का गेट खोल वहां से निकलते हैं, बट उनके सीने में गोली लगने की वजह से उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उनके बॉडी के अंदर काफी पानी चला गया था। कुछ देर बाद उन्हें हल्का होश आया तो वो एक पेड़ से टिक के बैठे हुए थे। उनके आगे कुछ लकड़ियां जल रही थी जिसकी वजह से उनके बॉडी को थोड़ी गर्माहट मिल रही थी और उस अंधेरी रात में उन्हें थोड़ी रोशनी भी नजर आ रही थी। उन्होंने अपनी आँख को थोड़ा खोलने की कोशिश की तो देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की उनके सामने बैठी हुई थी जो उनके हाथों को लगातार रब किए जा रही थी। उन्होंने देखा कि वो लड़की भी पूरी तरीके से गीली थी और ठंड के मारे कांपे जा रही थी, पर वो अपनी परवाह किए बिना लगातार विक्रम के हाथों को रब किए जा रही थी और उसके पूरे ठंडे पड़ गए बदन को थोड़ी गर्माहट देने की कोशिश कर रही थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नताशा थी जो वहाँ अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाने आई थी। विक्रम तो उस वक्त नताशा के चेहरे को देखते ही रह गए। नताशा का गोरा गोरा चेहरा जो आग की रोशनी की वजह से इतना अट्रैक्टिव और ग्लोइंग लग रहा था कि विक्रम तो अपनी नज़र नताशा के ऊपर से हटा ही नहीं पा रहे थे। वो उसे देखते रह गए। नताशा की भूरी भूरी चंचल आंखें, छोटा सा नाक और उसकी रसीले होंठ जिससे वो कुछ न कुछ बोले जा रही थी। नताशा ने इस वक्त वाइट कलर की अनारकली पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई परी उसके सामने आके बैठ गई हो। वो अपनी थोड़ी थोड़ी खुली आंखों से नताशा की खूबसूरती को निहारने लगे। तभी उस जगह उनका ड्राइवर आया और बोला, अरे वाह लड़की, तुमने तो बिना माचिस के ही आग लगा दी। नताशा जो उनकी ओर देख चिढ़ते हुए बोली, मेरा नाम लड़की नहीं है। मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ कि मेरा नाम नताशा है और ये आग ना मैंने बड़ी स्मार्टली पत्थर से पत्थर को रगड़ के लगाई है। ड्राइवर जो नताशा से उम्र में काफी बड़े थे वो बोले, सॉरी सॉरी नताशा बेटा, एक तो तुम हमारी मदद कर रही हो और एक मैं हूँ जो तुम्हारा नाम बिगाड़ रहा हूँ। नताशा जो चिंता में बोली, अरे ये सब छोड़िए ना, इन्हें देखिए ना, इनकी हालत कितनी खराब है। इन्हें तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। विक्रम जो अपने लिए नताशा की चिंता देख मन ही मन थोड़ा खुश होने लगे, पर इस वक्त उन्हें इतनी चोट लगी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। यहाँ ड्राइवर जो नताशा को बोलता है, तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने अपनी पूरी टीम से बात कर ली है, वो लोग बस आते ही होंगे। नताशा जो उनकी बातें सुन के बोली, टीम? अरे पहले उन्हें क्यों बुलाया? पहले तो एम्बुलेंस बुलानी चाहिए थी ना, इनकी हालत तो देखिए। ड्राइवर बोलता है, अरे बेटा तुम चिंता मत करो, हमारी टीम ने सब कुछ अरेंज कर लिया होगा और वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे बॉस के सीने से गोली निकालनी होगी, नहीं तो खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बॉस बेहोश नहीं होने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
नताशा जो ये सुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उन्हें देखने लगी। वो एक बार ड्राइवर को देखती तो एक बार विक्रम की ओर देखती। ऐसा लग रहा था कि ये बात सुन के सबसे बड़ा झटका तो उसे ही लगा है। विक्रम जो नताशा के इस क्यूट एक्सप्रेशन को अपनी नशीली निगाहों से देखने लगे। वैसे तो उन्हें हमेशा से अपना करियर और अपनी वो अंधेरी दुनिया ही बहुत पसंद थी। उनका फोकस आज तक कभी भी किसी लड़की के ऊपर नहीं गया। उन्हें तो बस अपने काम से प्यार था और वो बड़ी पैशनेटली हमेशा अपने काम पर ही फोकस करते थे। आज तक उनके लाइफ में बहुत सी लड़कियां आई जो हमेशा उन्हें इम्प्रेस करने में लगी रहती थी, पर उन्हें किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। पर ना जाने आज उन्हें क्या हुआ, वो तो नताशा से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहे थे। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की उनके इतने करीब बैठी हुई थी, जिससे उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। आमतौर पे कोई लड़की अगर उनके इतने करीब आने की कोशिश करती है तो विक्रम तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर नताशा के यूं उनके करीब बैठना उन्हें बहुत अच्छा फील करवा रहा था। नताशा जो अभी भी विक्रम के हाथों को रब किए जा रही थी। ड्राइवर जो विक्रम के शर्ट को खोलने लगता है, नताशा भी ड्राइवर की मदद करती है। जैसे ही विक्रम शर्टलेस होते हैं, नताशा जो उनकी बॉडी देख हैरान हो जाती है। सिक्स पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी। उसने अभी नोट किया कि ये आदमी कितना हैंडसम और चार्मिंग है। तभी उसकी नज़र विक्रम के सीने पे गई जिसमें गोली लगी हुई थी। विक्रम की बॉडी का वो पार्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। नताशा तो घाव देख घबरा ही गई। नताशा की आंखों में वो डर विक्रम साफ देख पा रहे थे। नताशा बोली, अंकल, क्या आप इस घाव से गोली निकाल पाओगे? अगर इन्हें कुछ हो गया तो? ड्राइवर जो बोलता है, अरे बेटा, तुम डरो नहीं, मुझे इन सब का बहुत एक्सपीरियंस है, तुम बस मेरी एक मदद कर दो। नताशा बोलती है, क्या मदद करूं? ड्राइवर बोलता है, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि बॉस की आंखें बंद ना हो जाए। अगर उन्होंने आंखें बंद कर ली और वो बेहोश हो गए तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नताशा बोलती है, पर मैं इन्हें होश में कैसे रखूंगी? मुझे क्या करना चाहिए? ड्राइवर जो नताशा की ओर देख के बोले, वही करो जो तुम करती जब कोई तुम्हारा अपना इस हाल में होता, तो तुम उन्हें होश में रखने के लिए क्या करती बेटा? नताशा जिसे उनकी बातें सुन अपनी माँ का चेहरा याद आ गया, जो ऐसे ही स्ट्रोक की वजह से मर गई। नताशा उस टाइम करीब 6 साल की थी। उस टाइम तो वो अपने माँ को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाई। यही सब सोच नताशा की आंखों में थोड़ा पानी आ गया। ड्राइवर जो उसे देख के बोले, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? कोई अपना याद आ गया? नताशा जो आंसू पोंछते हुए अपने सर को हाँ में हिलाती है। विक्रम भी नताशा को यूं इमोशनल देख बेचैन हो गए। नताशा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप गोली निकालिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इन्हें होश में रखने की। ड्राइवर जो नताशा के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे पता है बेटा कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगी, मुझे भरोसा है तुम पर। नताशा जो उन्हें देख थोड़ा स्माइल करती है। ड्राइवर जिसने अपना काम शुरू कर दिया, वो एक चाकू को ले धीरे धीरे विक्रम के सीने से उस गोली को निकालने लगा। विक्रम जो दर्द के मारे करहाने लगे। नताशा ये सब देख अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मॉम को याद करने लगती है। नताशा ने हल्का हल्का गुनगुनाना शुरू किया। अब विक्रम की नज़र और फोकस पूरा का पूरा नताशा की ओर चला गया। हाँ, मेरे तुम्हारे ख्वाब वो सारे देखे थे जो सच होंगे यही, होंगे जुदाना तुमने कहा था, आएगा पल ये सोचा नहीं, ये भी कहा था तुमने मुझे, मैं दूर ना जाऊंगा, दिल को मेरे ना समझ आया,
तेरा बिन बोले चले जाना, कभी तुम्हें याद मेरी आए, राह से मेरी गुजर जाना। हाँ हाँ, तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगी, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगी। हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगी, कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों को अपनी उठा लेना, साफ देखूंगी मैं तुमको वही, जो न देखूं तो बता देना, कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना, फिर से मिलूंगी मैं तुमको वही, जो न मिलूं तो सजा देना। हाँ। विक्रम तो नताशा की इस आवाज में खो से गए। इतने दर्द में नताशा की आवाज तो उनके लिए किसी मरहम की तरह थी। ड्राइवर अंकल ने इतनी ही देर में विक्रम के सीने से उस बुलेट को निकाल भी दिया। उन्होंने देखा कि उनके विक्रम बॉस नताशा को ही देखे जा रहे थे। नताशा जिसकी पलकें गाना गाने के बाद थोड़ी भीगी हुई थी। ड्राइवर अंकल नताशा से पूछते हैं, बहुत अच्छा गाना गाया बेटा, पर तुम्हारे आँख में ये आंसू क्यों? नताशा जो उनकी बातें सुन अपनी मम्मा के ख्यालों से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं अंकल, बस यूं ही, कह के वो अपने आँख से आंसू को साफ करने लगी। वो बोली, बचपन में ये गाना मेरी मम्मा गाया करती थी, तो बस उन्हीं की याद में गा दिया। ड्राइवर बोले, गाती थी मतलब अब वो कहाँ है? नताशा जो थोड़ा इमोशनल होके बोली, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही। ड्राइवर और विक्रम दोनों ही नताशा का ये उदास चेहरा देख नहीं पा रहे थे। ड्राइवर बोले, बेटा वो जहाँ भी होंगी आज उन्हें तुम्हारे ऊपर गर्व हो रहा होगा। तुम्हारी वजह से हमारे बॉस अभी भी होश में हैं। तुम्हारी आवाज़ ने आज कमाल कर दिया। नताशा जो ये सुन थोड़ा मुस्कुराती है। नताशा को मुस्कुराता हुआ देख विक्रम के चेहरे में भी थोड़ी स्माइल आ गई। तभी उन लोगों को दूर से कुछ गाड़ियां आती हुई दिखी। ड्राइवर जो समझ गए कि ये उन लोगों की ही रेस्क्यू टीम थी। गाड़ी में प्रतीक भी थे। ड्राइवर नताशा को बोले, आ गई बेटा, आ गई हमारी टीम, तुम यहीं रुकना, मैं उन्हें यहाँ लेके आता हूँ। कह के ड्राइवर वहां से दौड़ के चले गए। नताशा जिसकी नज़र जाते हुए उन ड्राइवर अंकल पर थी, पर विक्रम की नज़र सिर्फ नताशा पर। आज तो वो नताशा की खूबसूरती और आवाज़ में इतना खो गए कि मानो मनहोश ही हो गए हो। नताशा जो अब विक्रम की ओर देखती है, उसकी नज़र सबसे पहले विक्रम के सीने पे लगे उस घाव पे गई। नताशा जो उस घाव को देख अपना हाथ उस घाव की ओर धीरे धीरे बढ़ाने लगी कि तभी नताशा का हाथ विक्रम के मजबूत हाथों ने पकड़ लिया और नताशा को अपने करीब खींच लिया। नताशा जो उनके खींचते ही एक झटके में उनकी बाहों में आ गई। नताशा विक्रम के इस एक्शन से हैरान रह गई और विक्रम को आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। विक्रम जो नताशा के एक्सप्रेशन को देख रहे थे, उनके चेहरे में एक डेंजरस स्माइल उतर आई। नताशा जो उनकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रही थी। नताशा बहुत घबरा गई, पर विक्रम जिसे नताशा की ये घबराहट देख बहुत मज़ा आ रहा था। उसी वक्त उनकी पूरी टीम वहां आ गई। प्रतीक जो सबसे आगे थे, नताशा जो उन लोगों को आता देख अपने हाथों को और जोर जोर से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर विक्रम की पकड़ इतनी मजबूत थी कि
नताशा खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। नताशा जिसे अब गुस्सा आने लगा और वो अपने गुस्से भरे निगाहों से उसे देखने लगी। तभी प्रतीक जो दौड़ के विक्रम के पास आए, वो और कुछ बॉडीगार्ड्स मिलके जल्दी से विक्रम को उठाने लगे। पर विक्रम जो अभी भी नताशा के हाथों को पकड़े उसे देखे जा रहे थे। अब बाकी लोगों की नजर भी विक्रम के हाथों में गई। सबने देखा कि विक्रम कैसे उस लड़की को पकड़े हुए थे। प्रतीक उस लड़की को ध्यान से देखने लगे। विक्रम जो हमेशा लड़कियों से दूर दूर रहते थे, वो पहली बार किसी लड़की के इतने करीब थे। नताशा जो देखती है कि सब उसे ही देखे जा रहे थे, उसे बहुत डर लगने लगा। वो अपने मन में ही सोची, कैसे लोग हैं यार, मुझे कैसे घूरे जा रहे हैं। वैसे भी इनके कपड़ों से तो लगता है कि ये लोग किसी बड़े गैंग के लोग हैं। और ये आदमी इन लोगों का बॉस। कहाँ फंस गई नताशा, कहीं ये लोग मेरा खेल यही ना खत्म कर दे, फिर मेरा जो बड़ी सिंगर बनने का सपना है वो तो धड़ा का धड़ा ही रह जाएगा। नहीं 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 नहीं। नताशा जिसने देखा कि विक्रम की आंखें बंद हो रही थी और उसकी पकड़ भी थोड़ी ढीली पड़ने लगी, उसने आओ देखा ना ताओ जल्दी से अपना हाथ छुड़ा के वहां से भाग गई। प्रतीक और बाकी लोग उसे देखते ही रह गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। और यहाँ विक्रम जो नताशा की ओर अपना थोड़ा हाथ बढ़ाते हैं कि तभी पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हैं। प्रतीक जो अपने विक्रम बॉस की ये हालत देख नहीं पाए और घबरा गए। वो बाकी सब छोड़ बस जल्दी से विक्रम को अपने साथ ले जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। नताशा जो ये सारी बातें प्रिया को बता चुकी थी। प्रिया अब उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखे जा रही थी। नताशा जो प्रिया को ये शांत एक्सप्रेशन देख हैरान हो गई। वो बोली, क्या क्या हो गया यार, कोई तो कमेंट पास कर। मुझे ना पता था कि तेरा ऐसे ही कुछ रिएक्शन होगा। मैंने ये बात तुझे इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था कि तू ये सुन के गुस्सा करेगी और बोलेगी क्या जरूरत थी अपनी जान जोखिम में डाल के किसी और की मदद करने की। प्रिया जो बिस्तर से खड़ी होती है, नताशा उसे अजीब नजरों से देख रही थी। प्रिया खड़ी होकर नताशा के लिए ताली बजाने लगी और उसे सल्यूट करते हुए बोली, वाह वाह मेरी झांसी की रानी, वाह क्या काम किया है तूने, मुझे गर्व है तुझ पे। जो लड़की मर्डर, खून खराबा, लाश ये सब देख के घबरा जाती है, वो एक आदमी, रैंडम आदमी जिसे वो जानती भी नहीं, उसकी जान बचाती है, उसको होश में रखने के लिए गाना गाती है और फिर कितनी आसानी से किसी एंजल की तरह उसकी मदद कर वहां से उड़ जाती है। सॉरी उड़ती नहीं है, मेरा मतलब भाग जाती है। नताशा जिसके ऊपर प्रिया की ये बातें सर के ऊपर से जा रही थी, वो बोली, प्रिया तू तारीफ कर रही है या ताना मार रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया जो अपना हाथ सर पर मार नताशा के ऊपर चढ़ के बोली, अरे बेवकूफ लड़की, ताना मार रही हूँ ताना। तूने न जाने किस इंसान की जान बचाई जो तेरे ऊपर दीवाना हो गया और अब तुझे पाने के लिए तुझे किडनैप कर लिया। नताशा बोली, पर इसमें मेरी क्या गलती है, दूसरों की मदद करना गलत थोड़ी ना है। प्रिया बोली, हाँ सही कहा, दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, पर खुद को मुसीबत में डालना इसे बेवकूफ़ी बोलते हैं। नताशा थोड़ा रोते रोते बोली, यार पर मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कर। नताशा को रोता देख प्रिया उसके दोनों गालों को पकड़ खुद के गुस्से को शांत करते हुए बोली, नताशा नताशा रो क्यों रही है, तुझे पता है ना मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। नताशा रोते हुए बोली, पर मुझे रुलाती भी तू ही है, मैंने तो बस एक छोटी सी मदद की थी, मुझे क्या पता था कि ये मदद इतनी बड़ी मुसीबत में बदल जाएगी। प्रिया उसे गले लगाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुझे सॉरी बोलती हूँ, बस मैं मानती हूँ कि तेरी कोई गलती नहीं है, पर अब तू ही बता हम क्या करें, हम तो बुरी तरीके से फंस गए ना। वो इंसान अगर तेरे साथ कुछ गलत करेगा तो मैं अकेली भला इन लोगों से क्या तेरे लिए लड़ पाऊंगी, मैं अकेले क्या उखाड़ लूंगी यार। नताशा बोली, पर जरूरी थोड़ी ना है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो, ये भी तो हो सकता है ना कि वो आदमी जो
जो बच गया था, जिसकी जान मैंने बचाई थी, वो 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 मुझे थैंक यू बोलना चाहता हो या फिर मुझे कोई रिवॉर्ड देना चाहता हो। प्रिया जो उसके सर पर टपली मारते हुए बोली, तुझे लगता है कि तुझे देखने के बाद, तेरी आवाज सुनने के बाद वो खुद को कंट्रोल कर पाए होंगे? नताशा, बात साफ है, वो तुझे पसंद करने लगे हैं या फिर तुझे पाना चाहते हैं। नताशा जो ये सुन घबरा गई, वो बोली, पर प्रिया, मुझे तो सिंगर बनना है ना। प्रिया जो नताशा की मासूमियत देख उसे गले लगा लेती है और बोलती है, तू घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी तेरे साथ। नताशा जो रोते रोते बोली, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना कहीं भी, प्लीज मुझे बचा ले। तभी उस कमरे में किसी ने नॉक किया। ये आवाज आते ही प्रिया और नताशा दोनों घबरा गई। प्रिया थोड़ा हिम्मत करके बोली, कौन है? एक बॉडीगार्ड जो अंदर आते हुए बोला, मैम, कुछ देर में ही हम लैंड करेंगे, आप लोग प्लीज रेडी हो जाइए। वॉशरूम में आप लोग के रेडी होने के लिए और फ्रेश होने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं। अगर फिर भी आप लोगों को किसी हेल्प की जरूरत है तो मैं अपनी फीमेल स्टाफ को भेजता हूँ। प्रिया बोली, अब नहीं नहीं, हम रेडी हो जाएंगे। वैसे टाइम क्या हुआ है और हम कहाँ लैंड करने वाले हैं? बॉडीगार्ड बोला, मैम सुबह के 6 बज रहे हैं और हम आधे घंटे में मुंबई लैंड करेंगे और वहां से करीब 1 घंटे में अपने लोकेशन में पहुंच जाएंगे। कह के बॉडीगार्ड वहां से निकल गया। प्रिया जो नताशा की ओर देख के बोलती है, नताशा चल फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा बेटर फील करेंगे। नताशा भी उसका साथ देते हुए बोली, ठीक है चल। वो दोनों एक एक करके वॉशरूम में गई तो उन लोगों ने देखा कि वॉशरूम में उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी हुई थी। इनफैक्ट बहुत सारे कपड़े, एसेसरीज, मेकअप का सामान और स्किन केयर का प्रोडक्ट भी रखा हुआ था। वो दोनों ही वॉशरूम को देखते रह गई। प्रिया जो नाइट सूट चेंज कर नॉर्मल ब्लैक जीन्स और वाइट टॉप पहन लेती है और नताशा भी चेंज कर एक सिंपल सी फुल स्लीव येलो कलर की शॉर्ट कुर्ती और वाइट पैंट पहन लेती है। उन दोनों ने बस चेंज किया था। दोनों ने ही चेहरे में मेकअप के नाम पे बस थोड़ा लिप बाम लगाया था। दोनों तैयार थी और बिना मेकअप के भी दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नताशा जो येलो कलर की कुर्ती में और ज़्यादा गोरी लग रही थी। उसने अपने नेचुरली स्ट्रेट हेयर को खुला ही रखा था। उसके रेशमी काले बाल ही काफ़ी थे उसकी खूबसूरती को निखारने के लिए। चॉपर जो अब लैंड हो चुका था। नताशा और प्रिया चॉपर से उतर कार में बैठी। कार चलने लगी और कार के आगे और पीछे कम से कम उनकी सेफ्टी के लिए और 13-14 गाड़ियां चलने लगी। नताशा जो इस वक्त बहुत डरी हुई थी। प्रिया का भी यही हाल था, पर वो अपने डर को साइड कर नताशा का हाथ पकड़े उसे हिम्मत दे रही होती है। कुछ ही देर में कार एक बड़े से बंगलों के बाहर खड़ी होती है। प्रिया और नताशा दोनों ही कार के अंदर से उस सुंदर से मेंशन को देखने लगी। कार मेंशन के अंदर एंटर करती है। वो दोनों देख रही थी कि ये मेंशन कितना बड़ा और सुंदर है। बाहर का गार्डन भी काफी बड़ा था। वो दोनों कार से उतरती है। प्रिया और नताशा एक दूसरे को देख अपना अपना हाथ पकड़ लेती है। तभी उन दोनों के सामने प्रतीक आते हैं और नताशा से बोलते हैं, आइए मैम, हमारे बॉस अंदर आपका वेट कर रहे हैं, आप रेडी तो है ना? नताशा प्रतीक को चिढ़ते हुए बोली, क्यों? आपके बॉस क्या मुझसे हाथापाई करने वाले हैं जो मैं लड़ने के लिए रेडी हो जाऊं? प्रतीक नताशा की ये बात सुन जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए ही बोले, मैडम बॉस आप बहुत फनी हो, आप प्लीज मजाक बंद करिए और जल्दी चलिए, बॉस ने ऑलरेडी आपका बहुत वेट किया है और ज्यादा वेट कराया तो कहीं उन्हें गुस्सा ना आ जाए। प्रिया प्रतीक की बात सुन के बोली, क्यों? क्या वो बहुत गुस्सा करते हैं? प्रतीक बोले, वो गुस्सा तो करते हैं पर आप लोग चिंता मत करिए, वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आप तो मैडम बॉस हो, आपको तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं। कह के प्रतीक हंसते हंसते आगे बढ़ने लगे। नताशा और प्रिया ये सुन एक दूसरे का मुंह देखती है और डर से धीरे धीरे मेंशन के अंदर जाने लगती है। मेंशन के अंदर विक्रम जो बड़े शान से अपने सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। इस वक्त वो बहुत अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहे थे। नताशा और प्रिया मेंशन के अंदर आई। उन्होंने देखा कि एक आदमी दूसरी ओर मुंह किए एक बड़े से सोफे में बड़ी शान से बैठे हुए हैं। तभी प्रतीक विक्रम के पास जाके बोले, बॉस वो लोग आ गई।
अब क्या करेंगे विक्रम नताशा के साथ? और अब क्या मोड़ लेगी नताशा और प्रिया की जिंदगी? जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सुनते रहें बिलियनर फोर्स्ड गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। और नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को स्टोरी कैसी लगी और अब आगे कहानी में क्या होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।